In this lecture, we are going to study about the industrial application of power electronics. Okay, so in last units, we have studied about the SCR and another power electronics devices. In that, we have studied about the inverter, chopper, cycloconverter. Now, power electronics had wide applications in various fields in industries. Now, in that, most important applications are speed control of DC motors, speed control of AC motors, power factor control, heating control of furnaces, control of resistance varying, static circuit breakers, timers. These are the main applications of the power electronics in industries. Now we discuss about the speed control of DC motor by armature voltage control. So this is the circuit diagram of the DC motor speed control by using armature voltage control. In that you can see armature and field. Field is given the fixed DC voltage and two SCRs are connected. Now DC शंट मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसको कांस्टेंट वोल्टेज दिया जाता है और जो आर्मेचर होता है उसका जो वोल्टेज है अगर उसको हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो स्पीड होती है उसमें चेंजेस होते हैं। अगर आर्मेचर वोल्टेज जो होते हैं उसको इंक्रीज़ किया जाता है तो उसकी वजह से जो मोटर की स्पीड होती है वो भी इंक्रीज़ होती है एंड जो वोल्टेज होता है वो डिक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ होती है। बिकॉज इन मशीन यू हैव स्टडीड अबाउट द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड द वोल्टेज विच इज़ N इज़ प्रोपोर्शनल टू EB/phi, यानी कि जो स्पीड होती है वो करंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं और वोल्टेज से डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में होती है। now आप सर्किट देख सकते हो तो सर्किट में जो आर्मेचर है उसको SCR के थ्रू सप्लाई दिया गया है। अगर SCR की जो फायरिंग एंगल है उसको इंक्रीज़ किया जाता है तो इसकी वजह से जो आर्मेचर को जो वोल्टेज मिलते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं और वोल्टेज डिक्रीज़ होते हैं तो उसकी वजह से जो स्पीड होती है वो भी डिक्रीज़ होती है। इसके लिए दो SCR का यूज़ किया गया है। जो दोनों SCR है उसको फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू सप्लाई दिया गया है जिसको आर्मेचर के साथ कनेक्ट किया गया है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि RC फेज शिफ्ट कंट्रोल सर्किट का यूज़ किया गया है और RC फेज शिफ्ट कंट्रोल सर्किट की हेल्प से SCR का जो फायरिंग एंगल है उसको चेंज किया जाता है। जो फील्ड वाइंडिंग है उसको कांस्टेंट DC वोल्टेज दिया गया है। नाउ इन सर्किट डायग्राम T1 इज दिस ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उसको AC सप्लाई दिया गया है। दोनों जो वाइंडिंग है यानी कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, उस पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें सेंटर टैपिंग दिया गया है। जो एक वाइंडिंग है उसके जो A टर्मिनल है और जो B टर्मिनल है उसके साथ SCR 1 एंड SCR R2 का है कनेक्शन दिया गया है और दोनों के जो एनोड है उसको A एंड B के साथ कनेक्ट किया गया है। जो कॉमन कैथोड है और जो सेंटर टैप है दोनों के बीच में आर्मेचर को कनेक्ट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की जो दूसरी वाइंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया गया है एंड कैपेसिटर C को कनेक्ट किया गया है। नाउ दी वर्किंग, अब AC सप्लाई जब दिया जाता है सर्किट को तो उसकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है वो जब C के विथ रेफरेंस टू अगर C देखें
देखते हैं तो ए पॉजिटिव होता है और उस टाइम पे बी जो है वो नेगेटिव होता है। जो SCR1 है उसके थ्रू करंट फ्लो होता है, जबकि SCR2 है वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। जब गेट वोल्टेज 0 में से पॉजिटिव की ओर जाता है तब SCR1 फायर होता है और जो करंट है वो SCR1 पॉजिटिव नेगेटिव C और A डायरेक्शन में से फ्लो होता है। अब जब भी सप्लाई की जो नेगेटिव साइकिल होती है, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब होती है, उस टाइम पे अगर C के रेफरेंस में हम देखते हैं तो A जो होता है वो नेगेटिव होता है, B होता है वो पॉजिटिव बनता है। जो SCR2 है वो करंट फ्लो होगा, यानी कि इट विल बी इन फॉरवर्ड बायस्ड, जबकि SCR1 है वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो B SCR2 प्लस A माइनस A C एंड B मिलती है। अगर वेरिएबल रजिस्टर R की वैल्यू को अगर इंक्रीज किया जाता है तब एनोड एंड जो कैथोड होता है उन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसका फेज एंगल जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से जो SCR का फायरिंग एंगल है वो भी इंक्रीज होगा और इसकी वजह से जो आर्मेचर को वोल्टेज मिलता है वो डिक्रीज होता है एंड वोल्टेज डिक्रीज होता है उसकी वजह से स्पीड है वो भी डिक्रीज होती है। यू कैन सी द ग्राफ ऑफ आर्मेचर वोल्टेज वर्सेस स्पीड विच इज़ लीनियर, यानी कि जैसे जैसे V है वो इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। अगर सप्लाई वोल्टेज है उसमें चेंज करने से या तो लोड में चेंज करने से जो स्पीड है उसमें चेंजेस होता है। सो दिस इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर बाय यूजिंग SCR। Now second one is the speed regulation of DC motor by armature voltage regulation. अब हमने जो स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर देखा बाय यूजिंग आर्मेचर कंट्रोल मेथड, उसके अंदर अगर सप्लाई वोल्टेज चेंज होता है या तो लोड चेंज होता है तो उसकी वजह से जो स्पीड ऑलरेडी सेट की हुई है उसमें चेंज हो जाता है। यानी जो सप्लाई वोल्टेज जो V होता है उससे IaRa ड्रॉप है वो कम होता है। अगर उसको IaRa ड्रॉप को अगर हम नेग्लिजिबल काउंट करते हैं और फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जाता है तो जो मोटर की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज मिलती है, यानी कि N इज़ प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि स्पीड है वो डायरेक्ट वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में मिलेगी। इसलिए अगर जो आर्मेचर को वोल्टेज मिल रहा है उसको अगर कांस्टेंट रखा जाता है तो जो मोटर है वो कांस्टेंट स्पीड पे रन करती है। तो आर्मेचर वोल्टेज रेगुलेशन की जो ये मेथड है इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो मोटर की स्पीड है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। अब आप डायग्राम में देख सकते हो D1, D2, D3 एंड D4 डायोड्स का यूज़ किया गया है, यानी कि जो D1, D2, D3 एंड D4 है वो फील्ड वेव रेक्टिफायर की सर्किट फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो DC मिलता है उसको फिल्टर की यूज़ से फिल्टर नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से पल्सेटिंग DC मिलता है। ये जो पल्सेटिंग DC होता है उसको UJT कंट्रोल एंड SCR का जो फायरिंग जो होता है उसके अंदर सिंक्रोनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो DC मिलता है उसकी हेल्प से जो फील्ड वायरिंग होता है उसको सप्लाई दिया जाता है। SCR की सीरीज़ में
आर्मेचर को कनेक्ट किया जाता है और उससे भी ये डीसी सप्लाई दिया जाता है। जो फायरिंग कंट्रोल सर्किट होती है उसमें यूजीटी ट्रिगर सर्किट का यूज़ किया जाता है। जो D5 है वो जेनर डायोड है। जो D5 जेनर डायोड एंड जो रजिस्टर R1 है उसकी हेल्प से जो वोल्टेज होता है उसको रेगुलेट करके ट्रिगर कंट्रोल सर्किट को दिया जाता है। जो रजिस्टर R2 एंड कैपेसिटर C, उन दोनों की हेल्प से फेज कंट्रोल सर्किट को फॉर्म किया जाता है। हर एक जो हाफ साइकिल होती है उसके एंड में जो मोटर का जो करंट होता है वो 0 होता है यानी 0 होता है, और मोटर का करंट जब 0 होता है उस टाइम पे आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये जो एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करने के लिए आर्मेचर के अक्रॉस में एक डायोड को कनेक्ट किया जाता है, जो D7 डायोड है, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। यानी कि D7 डायोड है उसको आर्मेचर के साथ पैरेलल में यानी कि उसके अक्रॉस में कनेक्ट किया गया है कि जो भी एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी मोटर में से करंट फ्लो होता है उस टाइम पे जो D7 होता है वो D7 डायोड होता है वो रिवर्स बायस रहता है। बट जब भी करंट फ्लो बंद हो जाता है तब अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो उस टाइम पे जो D7 डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होता है और जो आर्मेचर में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो उसके थ्रू डिसिपेट होती है। अब जो आर्मेचर के थ्रू कैपेसिटर C चार्ज ना हो इसलिए डायोड D6 को कनेक्ट किया गया है। नाउ द वर्किंग ऑफ स्पीड रेगुलेशन ऑफ डीसी मोटर बाय आर्मेचर वोल्टेज रेगुलेशन मेथड। जो रजिस्टर R2 है वेरिएबल रजिस्टर है, उसके थ्रू कैपेसिटर C चार्ज होता है। जब ये वोल्टेज यूजेटी का जो ट्रिगरिंग वोल्टेज है उसके साथ उसकी वैल्यू मीन्स दोनों की वैल्यू जब सेम हो जाती है तब यूजेटी में से करंट फ्लो होता है। जो कैपेसिटर C है वो पल्स ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी P है उसके थ्रू डिस्चार्ज होता है। तो उसकी वजह से उसकी जो सेकेंडरी S है जिसको आप डायग्राम में देख सकते हो, जो G1 के साथ कनेक्ट की गई है। तो इसकी वजह से जो सेकेंडरी S है उसमें पल्स प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से गेट कैथोड करंट फ्लो होता है और SCR फायर होता है। और जो आर्मेचर का जो मोटर का आर्मेचर होता है उसमें से करंट फ्लो होता है। अगर R2 की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए सो बिकॉज ऑफ दैट रेट ऑफ चार्जिंग विल बी डिक्रीज्ड, और इसकी वजह से जो SCR का जो फायरिंग टाइम है वो डिले होता है, यानी कि जो SCR होता है वो लेट फायर होता है और उसकी वजह से जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ होती है। मीन्स कि जो रजिस्टर R2 है उसकी वैल्यू चेंज करके जो मोटर की स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब स्पीड का रेगुलेशन कैसे मिलता है वो हम देखते हैं। जब मोटर की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो उस टाइम पे जो मोटर का बैक EMF होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। अब इस टाइम पे जो डायोड D6 है वो फॉरवर्ड बायस होता है। इस वजह से जो कैपेसिटर C है उसमें जो चार्जिंग करंट फ्लो होता है वो रजिस्टर R3 एंड डायोड D6 होता है उसकी ओर डाइवर्ट होता है।
तो इसकी वजह से जो कैपेसिटर का चार्जिंग रेट है वो डिक्रीज़ होता है और उसकी वजह से जो SCR है उसका जो फायरिंग होता है वो लेट होता है, यानी कि फायरिंग ऑफ SCR विल टेक सम टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पीड विल डिक्रीज, यानी कि उसकी वजह से जो स्पीड है वो रिड्यूस होगी। सेम वे अगर मोटर की स्पीड है वो कोई रीज़न से डिक्रीज़ हो रही है तो उस टाइम पे जो बैक EMF है वो भी डिक्रीज़ होगा और उसकी वजह से जो डायोड D6 है वो रिवर्स बायस होता है। इस टाइम पे जो चार्जिंग करंट है वो डाइवर्ट नहीं होगा और इसकी वजह से जो कैपेसिटर है उसका जो रेट है चार्जिंग होने का वो इंक्रीज़ होता है और इसकी वजह से जो मोटर की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है। अब ये जो है वो वेवफॉर्म है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जब पॉइंट R के इन अपर डायग्राम यू कैन सी कि जब R के पास जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो UJT का ट्रिगरिंग वोल्टेज का जितना ही हो रहा है, तब SCR है वो TX टाइप पे फायर होता है। अब जब भी हाफ साइकिल का एंड होता है यानी कि TY टाइम पे SCR ऑफ हो गया है। जो आर्मेचर में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो उसका जो टाइमिंग है वो TY एंड TZ टाइमिंग के टाइम पे डायोड जो D7 है उसमें से एनर्जी डिसिपेट हो रही है। अब ये जो टाइमिंग है उस टाइम पे D6 डायोड है वो रिवर्स बायस ही रहते हैं, यानी कि ये जो टाइमिंग है उस टाइम पे चार्जिंग करंट है वो डाइवर्ट होता नहीं है और जो कैपेसिटर है उसका जो रेट है चार्ज होने का वो इंक्रीज़ होता है। TZ टाइमिंग है उस टाइम पे एनर्जी डिसिपेट हो जाती है और बैक EMF मिलता है। अगर मोटर की स्पीड है वो उसकी जो सेट की गई स्पीड की जितनी ही होती है तो जो कैपेसिटर होता है वो सेम रेट से चार्ज होना कंटिन्यू रखता है, यानी आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो QA है वो और जो SCR TA टाइम पे फायर हो रहा है। अगर स्पीड इंक्रीज़ होती है तो बैक EMF है जिसको डायग्राम में आप देख सकते हो EBB से दिखाया गया है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। डायोड D6 है वो फॉरवर्ड बायस होता है और कुछ चार्जिंग करंट जो है वो रजिस्टर R3 एंड डायोड D6 के थ्रू डाइवर्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो चार्जिंग रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है जो कर्व QB के थ्रू दिखाया गया है। और फायरिंग एंगल जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि जो फायरिंग है फायरिंग वो TB टाइम पे हो रहा है और मोटर की स्पीड है वो डिक्रीज़ हो रही है। जब स्पीड है वो डिक्रीज़ होती है यानी कि उस टाइम पे बैक EMF वो डिक्रीज़ होगा जो EBC के थ्रू दिखाया गया है। डायोड D6 है वो रिवर्स बायस होता है एंड जो कैपेसिटर का जो चार्जिंग रेट है जो कर्व QC के थ्रू दिखाया गया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब SCR का जो फायरिंग है वो TC टाइम पे होता है और जो मोटर की स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है।